रईसी की मौत पर ईरान से कड़ी प्रतिक्रिया को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फोयद इजादी का यह बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि अगर यह हत्या साबित हुई तो गंभीर परिणाम होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब गंभीर परिणाम होने की जो बात कही जा रही है उस बारे में एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी, क्योंकि आपको बता दूं मिडिल ईस्ट फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त संजय भारद्वाज हमारे साथ है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर दत्ता सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आखिर किस तरीके से ये बात और किस तरीके से ये बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। जो बयान उन्होंने दिया है इस बात पर जरा गौर करें। हमने उसे डिकोड करने की भी जिस तरीके से कोशिश की है वही इनपुट अब आपके सामने रखेंगे कि अगर रईसी की हत्या हुई तो क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि गंभीर परिणाम की जो बात कही जा रही है उस लिहाज से आगे चर्चा करेंगे। ईरान इजराइल पर 14 अप्रैल की तर्ज पर हमला कर सकता है। गाजा में हमास को मजबूत करने के लिए नई रणनीति बन सकती है और भूमध्य सागर में अमेरिकी ठिकानों पर भीषण हमले भी संभव है। हालांकि इराक सीरिया में ईरानी गुट अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और मध्य पूर्व में तनाव किस तरीके से चरम पर पहुंच सकता है, इस बारे में फॉरेन एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है और मैं चाहूंगी इंफॉर्मेशन वॉल पर वही क्रैश साइट की वो इमेज दिखाइए, क्योंकि मनीष ये एक इंपॉर्टेंट चर्चा मैं करना चाहती हूं फॉरेन एक्सपर्ट्स और एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले। ये तस्वीरें आखिर किस तरीके का अंदेशा दे रही हैं, क्या हुआ होगा एक्चुअली, क्योंकि यहां पर टेल बोन पूरी तरीके से नजर आ रही है लेकिन आगे का कोई भी हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त भी होता है तो कुछ तो बरामद होता है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से किसी पहाड़ी की चोटी से टकराया हो, किसी भी वजह से अगर वो गिरता है तो वैसी स्थिति में केवल ये टेल का हिस्सा इस तरह बचा रहे, बाकी सब हिस्सा इस तरह से ध्वंस हो जाए, ये कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी की टक्कर होती है तो टक्कर होने के बाद उसको आपको दिखता है कि उसके दूसरे अंश भी बचे। ये साफ तौर पर लगता है कि दरअसल कहीं कोई बड़ा सबोटाज था, कहीं अंदर में या तो ब्लास्ट हुआ है या फिर इस तरह से अटैक किया गया कि हेलीकॉप्टर का जो दूसरा हिस्सा है वो खत्म हो गया है और उसका टेल बचा हुआ है। और यही बात आती है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के मौत के पीछे दरअसल साजिश कितनी बड़ी हो सकती है उसका इशारा, अगर ये साजिश साबित हो गई तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस पर सवाल करने से पहले एक और बड़ी खबर बता दें, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे हादी नसरल्लाह की इजराइल को धमकी को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे, ये बड़ा बयान है और पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी। हादी नसरल्लाह ये कह रहे हैं। हादी नसरल्लाह कौन है जरा जान लीजिए और मिडिल ईस्ट के इस हालात में इनके इस बयान का मतलब भी क्या है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बेटे हैं हादी नसरल्लाह और उनकी इजराइल को ये धमकी है, हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। दो महत्वपूर्ण बयान और ये बड़ी खबर है, क्योंकि यहां साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर हत्या की साजिश साबित हुई तो गंभीर परिणाम होंगे। दूसरा एक और बयान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। इसीलिए इस वक्त इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन पर पूरी दुनिया की नजर है। जहां हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ईरानी राष्ट्रपति की मौत को लेकर जो बड़ी खबर आई है, क्या यह एक सामान्य हादसा था या इसके पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश रची गई है, ये बड़े सवाल है। ये अभी जांच का विषय है, लेकिन साजिश की अटकलें जिस तरीके से लगाई जा रही हैं, रईसी की मौत पर अभी से कई थ्योरी सामने आ रही हैं। पांच थ्योरी आपको समझाते हैं जिससे रईसी की मौत पर किस तरीके से और क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, उस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने। क्योंकि राष्ट्रपति के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर्स को लेकर जिस तरीके से बड़ी खबर आई है, 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत है, राष्ट्रपति रईसी का ही हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, यह थ्योरी नंबर 1 है। थ्योरी नंबर 2 पर भी जरा आइए, क्योंकि हादसा और साजिश के तहत इस थ्योरी पर गौर करना भी जरूरी है कि खराब मौसम के बावजूद पायलट ने आगे बढ़ने का फैसला क्यों किया और क्या खराब मौसम का फायदा उठाकर ही रईस के हेलीकॉप्टर पर हमला संभव हो पाया है। अब तीसरी थ्योरी और उसकी आशंका, जहां सुलेमानी की मौत के बाद ईरानी विद्रोही गुट रईसी से नाराज तो बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या ईरानी विद्रोही गुट रईसी के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। चौथी और महत्वपूर्ण थ्योरी उस आधार पर भी चर्चा करेंगे जहां अजरबैजान में मोसाद का एक बड़ा नेटवर्क है। क्या क्रैश के पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि हादसा और साजिश के तहत जिस तरीके से अलग अलग थ्योरीज आ रही है उसमें यूक्रेन ईरान के कैमिकाज़ी ड्रोन से परेशान हो चुका था। हालांकि ये थ्योरी नंबर 5 है, लेकिन आशंका क्यों, क्या साजिश में यूक्रेनी खुफिया सर्विस भी शामिल रही है? ये इंपॉर्टेंट है कि किस लिहाज से इस पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी। और संजय भारद्वाज सर,
फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर सबसे पहले मुझे ये समझा दीजिए, डिकोड कर दीजिए उन बयानों को जो साजिश की ओर आशंका जता रहे हैं, और ये कि अगर ये साजिश साबित हो गई तो गंभीर परिणाम होंगे। देखिए, दो बातें साफ है कि हत्या हुई है या दुर्घटना हुई है, ये इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। लेकिन ये जो हालात पिछले कुछ वर्षों से मिडिल ईस्ट में, ईरान में और ये पूरे जो एशिया में जिस तरीके से बढ़ रहे थे, ये कुछ न कुछ इशारे करते हैं कि क्योंकि ईरान में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट की हत्या हुई, राइट, एक कमांडर की हत्या हुई, अभी राष्ट्रपति की हत्या हुई, और ये तीनों बहुत क्रूशियल है, बहुत क्रिटिकल है मिडिल ईस्ट के लिए, और खासकर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो न्यूक्लियर एक्सपेंशन प्रोग्राम है उसके लिए। और ये खुले तौर पर रशिया और चीन के साथ में इनका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सेस हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के साथ चल रहा है उसमें चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुती हो या आईएस, ये इनके साथ भी इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है। किसका रहा है? जो ईरान की लीडरशिप, और उसमें खासकर रईसी का, जो भी डिसीजंस रईसी लेते थे उसको खोमेनी पूरा उनको सपोर्ट करते थे, उसको अप्रूवल देते थे। तो ये बात मान के चलिए। तीसरी बात की जो अजरबैजान और आप आर्मेनिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसमें भी निश्चित रूप से ईरान और रशिया ये काफ़ी कुछ एक्टिवली इस क्षेत्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बात मान के चलिए कि जो हालात बढ़ रहे हैं, जो हालात हो रहे हैं, उसमें इंटरनल कंटेंशन जो ईरान में था, प्रोग्रेसिव ताकतों का, और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। एक और एंगल मैं कहूँगा कि जिस तरीके से जैसे अभी चाबार पोर्ट भारत को दिया, एक मिडिल एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने की बात है, उसमें आर्मेनिया और रशिया तक जा रहा है, इसमें भी रईसी काफ़ी एक्टिवली भारत के साथ भी रिश्तों को कल्टिवेट कर रहा है। तो ये कहाँ किस चीज़ को डिसमेंटल करने का प्रयास है? U2I2 को डिसमेंटल करने का प्रयास है, या मिडिल ईस्ट कॉरिडोर को, या चाबार के माध्यम से? बड़ी बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए इस वक्त बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं और उसके असर को देखते हुए भी सवाल किए जा रहे हैं।